अपटेक एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ मिनरल न्यूट्रिएंट। तो हमें पता है कि अगर हम किसी प्लांट को देखें तो प्लांट रिक्वायर डिफरेंट काइंड ऑफ मिनरल न्यूट्रिएंट, ठीक है। सो आउट ऑफ वेरियस मिनरल न्यूट्रिएंट, कार्बन एंड मोस्ट ऑफ द ऑक्सीजन इज ऑब्टेन्ड बाय प्लांट थ्रू CO2, ठीक है, एंड रेस्ट ऑफ द न्यूट्रिएंट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम soil. Throw down. Out of the various nutrient, out of the various nutrients required by plant, out of the various nutrients required by plant, carbon and most of the oxygen, carbon and most of the oxygen is obtained from CO2, is obtained from CO2, and rest of the nutrient is obtained from soil. Is obtained from the soil. ठीक है। अब देखो, हमें पता है कि सॉइल से मिनरल न्यूट्रिएंट आता है, प्लांट एब्जॉर्ब करता है। अगर आपको प्लांट के रूट के स्ट्रक्चर याद होगा तो एक फाइनल होता है जोन ऑफ मैचुरेशन, याद है? और उस जोन ऑफ मैचुरेशन में वी हैव रूट हेयर्स, दैट इज यूनिसेलुलर एपिडर्मल इलोंगेशन, ठीक है। नाउ तो ये रूट हेयर जो है सरफेस एब्जॉर्प्शन इंक्रीज करते हैं और मिनरल न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है। ये जो एब्जॉर्प्शन है, एब्जॉर्प्शन ऑफ मोस्ट ऑफ द मिनरल न्यूट्रिएंट फ्रॉम द सॉइल बाय प्लांट इज एन एक्टिव प्रोसेस, दैट मींस इट रिक्वायर्स एनर्जी। अब क्वेश्चन ये आता है कि व्हाई इट इज एन एक्टिव प्रोसेस। तो दो रीजन है। पहला, मोस्ट ऑफ द मिनरल न्यूट्रिएंट इन सॉइल इज प्रेजेंट इन फॉर्म ऑफ चार्ज पार्टिकल, आइदर इन कैटायन और एनायन, एंड चार्ज पार्टिकल कैन नॉट डिफ्यूज फ्रीली अक्रॉस द मेम्ब्रेन, so they require energy for their transport across the membrane. पहला रीजन। दूसरा रीजन ये है कि जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनका कंसंट्रेशन अगर आप देखेंगे तो कंसंट्रेशन ऑफ मोस्ट ऑफ द न्यूट्रिएंट विद इन द प्लांट बॉडी इज मोर देन व्हाट इज प्रेजेंट इन द सराउंडिंग सॉइल। कि सॉइल से उसको लेना है और सॉइल में कम है विद रिस्पेक्ट टू प्लांट बॉडी, दैट मींस दिस मूवमेंट इज अगेंस्ट द एंड दैट रिक्वायर्स एनर्जी। क्लियर है पॉइंट? राइट डाउन। एब्जॉर्प्शन ऑफ मोस्ट ऑफ द मिनरल न्यूट्रिएंट, absorption of most of the mineral nutrient from soil, most of the mineral nutrient from soil by plant is an active process, by plant is an active process because first, most of the mineral nutrient in soil, most of the mineral nutrient in soil is present in form of charge particle, and these charge particle cannot diffuse freely across the membrane, cannot diffuse freely across the membrane, ठीक है। पॉइंट क्लियर है सबको? ना सेकेंड पॉइंट लिखिए, concentration of most of the mineral nutrient, concentration of most of the mineral nutrient in plant body
is more than what is present in surrounding soil, is more than what is present in surrounding soil. So this movement, is against the gradient. This movement is against the gradient and requires energy. समझ में आया? क्लियर है सबको? नाउ ये पहले भी मैंने आपको बताया, फिर से बता रहा हूं कि जब एक्टिव एब्जॉर्प्शन होगा मिनरल न्यूट्रिएंट का तो रिजल्टेंट क्या होगा? यहां पे सॉल्यूट कंसंट्रेशन बढ़ेगा. सो एज अ रिजल्ट वाटर पोटेंशियल विल डिक्रीज and as a result water from the surrounding soil will passively move inside the root and that will result in development of root pressure. याद है? Throw down. This active absorption of mineral nutrient, this active absorption of mineral nutrient from soil is responsible for development of pressure gradient in root. और रूट प्रेशर इन रूट लिखिए. डेवलपमेंट ऑफ रूट प्रेशर इन रूट कैसे होता है मैं आपको पहले बता चुका हूं. ठीक है? अब देखो होता क्या है, बहुत सारे थ्योरी है एब्जॉर्प्शन के, बट हम उसमें दिमाग नहीं लगाएंगे क्योंकि हमें पढ़ना नहीं है. पहले पढ़ाता था मैं, अब छोड़ दिया हूं क्योंकि आता नहीं क्वेश्चन. ठीक है? अब होता क्या है इसमें कि ये हमारा रूट हेयर जो है, ठीक है, इट इज यूनिसेलुलर एपिडर्मल एलोंगेशन. तो होता क्या है कि इन दीज रूट हेयर्स वी हैव स्पेसिफिक पंप्स, और जब यूज होगा मतलब एक्टिव ट्रांसपोर्ट है. सो स्पेसिफिक प्रोटीन पंप्स आर देयर and those protein pumps are responsible for pumping of these electron or active transport of these nutrient, not electron, these nutrient from soil to the cytoplasm of epidermal cell. ठीक है? Write down. On membrane of root hair, various protein pumps are present. Which actively pumps mineral nutrient from soil, to cytoplasm of epidermal cell. From soil to cytoplasm of epidermal cell. ठीक है ना? अब क्या होता है, जैसे कि ये जो मिनरल न्यूट्रिएंट का ट्रांसपोर्ट हमें पता है जाइलम के थ्रू होता है. ठीक है? जाइलम में क्या है कि ट्रांसपिरेशनल पुल है, आपको बताया है. तो पुल क्या है, वाटर को पुल करेगा और उस ट्रांसपिरेशनल स्ट्रीम के साथ जो मिनरल न्यूट्रिएंट है मूव करेगा. अल्टीमेटली इसको मिनरल न्यूट्रिएंट को ट्रांसलोकेट होने के लिए या मूव करने के लिए जाइलम तक पहुंचना जरूरी है. तो पहले एपिडर्मिस से कॉर्टेक्स से एंडोडर्मिस से फिर पेरिसाइकिल और फिर वास्कुलर सिलेंडर में एंटर करेगा. मतलब इतना इसको ट्रेवल करना है. ठीक है? तो अब होता क्या है कि कौन सा न्यूट्रिएंट किस अमाउंट में, दैट मींस क्वालिटी एंड क्वांटिटी, वास्कुलर सिस्टम में एंटर करेगा,
that is regulated by certain endodermal proteins. So on endodermis or on cells of endodermis, checkpoints are present. Okay? And these checkpoints regulates quality and quantity of mineral nutrient which enters inside the vascular system. Okay? And this movement is strictly unidirectional. अंदर जाना अलाउड है, बाहर नहीं. कैसे? Because at endodermis we have Casparian strip. तो अंदर तो जाने देगा, बाहर नहीं आने देगा. Write down. Quality and quantity of mineral nutrients, quality and quantity of mineral nutrients which enters inside vascular system, is regulated by various endodermal proteins, which acts as checkpoints. चेकपॉइंट समझते हो ना? जो पुलिस जैसे नाका लगा कर बैरिकेड लगा रखती है, लाइक दैट, विच एक्ट्स एज चेकपॉइंट. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए. दिस मूवमेंट इज strictly unidirectional, because at endodermis Casparian strip is present. तो अंदर तो अलाउ करेगा, बाहर नहीं आने देगा. At endodermis Casparian strip is present. हाँ भाई लोग, आप लोगों को समझ में आया? जो ऑनलाइन है बोलेंगे हमसे पूछा ही नहीं किसी ने. चलो ठीक है, समझ में आ गया. ओके, ये समझ में आ गया सबको? तो ये तो हमारा अपटेक हो गया. अब ट्रांसपोर्ट ऑफ मिनरल न्यूट्रिएंट की हम लोग बात करते हैं. तो हमें पता है कि इट इज ट्रांसपोर्टेड वाया जाइलम. ठीक है. नाउ जाइलम से कैसे? अलोंग विद द ट्रांसपिरेशनल स्ट्रीम. कि ट्रांसपिरेशनल पुल क्रिएट हुआ तो वाटर मूव कर रहा है, उसके साथ मिनरल न्यूट्रिएंट भी डिफरेंट प्लांट पार्ट्स में मूव करेंगे. ठीक है. तो ये जो मिनरल न्यूट्रिएंट है, इसका सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट कहां पे होगा? वहां पे होगा जहां पे ग्रोथ ज्यादा हो रहा है, या जहां पे सेल डिवीजन ज्यादा हो रहा है, जैसे सूट एपिकल मेरिस्टेम, रूट एपिकल मेरिस्टेम. ठीक है. डेवलपिंग लीफ, यंग फ्लावर, फ्रूट, डेवलपिंग लीफ, तो ये जितने भी डेवलपमेंटल पार्ट होंगे, फ्रूट जो भी होगा, उनके पास इन मिनरल रिक्वायरमेंट का ज्यादा रिक्वायरमेंट होगा, मिनरल न्यूट्रिएंट्स का. तो दे सर्व एज ए चीफ सिंक. सिंक और सोर्स समझते हो क्या होता है? सिंपल टर्म में समझो, आपके पेरेंट कमाते हैं, वो सोर्स है, आप लोग का खर्च होता है, यू पीपल आर सिंक. ठीक है. इससे अच्छा एग्जांपल क्या हो सकता है? ओके. तो अब क्या हुआ? अलोंग द ट्रांसपिरेशनल स्ट्रीम दीज न्यूट्रिएंट्स आर ट्रांसफर्ड डिफरेंट प्लांट पार्ट्स. होता क्या है कि जब आप लीफ को देखोगे तो लीफ में आप देखते हो वेन और वेनलेट्स होते हैं. ठीक है. तो ये मिनरल न्यूट्रिएंट्स होते हैं, these mineral nutrients are released at these fine vein endings. यहां पे जो वेन एंडिंग्स है, यहां पे ये रिलीज होंगे. ठीक है. एंड अगेन फ्रॉम दिस पॉइंट दे आर अगेन एब्जॉर्ब एक्टिवली और पैसिवली. ठीक है. समझ में आया मैं क्या कहा? मैंने कहा कि अलोंग द ट्रांसपिरेशनल स्ट्रीम मूव किया, लीफ के पास जब पहुंचेगा तो यहाँ फाइन वेन एंडिंग्स जो होते हैं वहां पे ये रिलीज हो जाएंगे. ठीक है. फिर अगेन वहां से फिर एक्टिवली या पैसिवली एब्जॉर्ब होंगे. ठीक है.
अब जब सेनेसेंस होता है, सेनेसेंस मतलब बुढ़ापा, एजिंग, तो प्लांट पार्ट जो है, जैसे मान लो कोई पत्ता गिरने वाला है किसी प्लांट से, तो प्लांट को पता होता है ये पत्ता मेरा जाने वाला है, ठीक है, तो प्लांट अपना लॉस मिनिमाइज करना चाहता है, वो चाहता है कि मेरा जो मिनिमम लॉस हो। तो आप देखते हो जब पत्ता गिरने वाला, उसका कलर चेंज होता है, ठीक है ना। होता क्या है, प्लांट ट्राइज टू रिमोबिलाइज न्यूट्रिएंट, ठीक है, तो दोज न्यूट्रिएंट व्हिच कैन बी रिमोबिलाइज्ड आर रिमोबिलाइज्ड, लाइक मैग्नीशियम, फास्फोरस, पोटेशियम, मैग्नीज, these nutrients are mobile, ठीक है, so they are removed from those plant parts which are undergoing senescence, but there are certain nutrients which cannot be remobilized like calcium, sulfur। अब यहाँ पे एक कैच है, जब आप एनसीईआरटी पढ़ोगे तो एनसीईआरटी में सल्फर को मोबाइल बोला गया है इस चैप्टर में, और अगले चैप्टर में उसको इमोबाइल बोल दिया है, और कैल्शियम को इमोबाइल बोला यहाँ पे, ठीक है, दोनों इमोबाइल है, लेकिन इमोबाइल इसलिए है कि स्ट्रक्चरल कंपोनेंट के पार्ट है, वहां से रिमूव करना आसान नहीं है। जैसे कैल्शियम है, मिडिल लैमेला में होता सेल के, वहां से नहीं निकल पाता है। सल्फर जो है प्रोटीन का कंपोनेंट है, वो ब्रेक नहीं हो पाता है। तो लेकिन अब यहाँ पे एक और कैच है, एक बार क्वेश्चन आया हुआ है जिसमें दोनों चॉइस में है, कैल्शियम और सल्फर, उसमें पूछा है कौन सा इमोबाइल है, तो अगर उसमें अगर आपको चूज करना, यू विल गो फॉर कैल्शियम। हाँ, कैल्शियम को आप प्रायोरिटी देंगे, लेकिन दोनों इमोबाइल है। ये क्वेश्चन आ चुका है, आप देखोगे आपको प्रीवियस ईयर मिलेगा, ठीक है, हाँ, दोनों दे रखा ऑप्शन में। ऐसा और भी क्वेश्चन आपको मिलेगा जहां पे आपको लगेगा एक से ज्यादा ऑप्शन सही है, यू विल गो फॉर मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन। जैसे अगर आपको याद होगा तो मैंने आपको लेंटिसेल पढ़ाया था, एक बार क्वेश्चन आया हुआ था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज फंक्शन ऑफ लेंटिसेल, बताया था, तो ट्रांसपिरेशन भी लिखा हुआ था, गैसेस एक्सचेंज भी लिखा हुआ था, दोनों सही है, बट गैसेस एक्सचेंज इज मोर एप्रोप्रिएट। तो ऐसा अगर क्वेश्चन आता है, ऐसे अब जिस तरह का क्वेश्चन आ रहा था ऐसा नहीं आएगा, क्योंकि तो बहुत घटिया क्वेश्चन आता है, ठीक है, तो वो आप ध्यान रखिएगा। ओके, तो राइट डाउन, मैंने सारे कंडीशन आपको बता दिए कि सल्फर कैल्शियम इमोबाइल है, पहला चीज, दोनों में एक को चूज करना, यू विल गो फॉर कैल्शियम, इट इज मोर इमोबाइल, ठीक है ना। राइट डाउन, क्या होगा, नेक्स्ट कर दे, दो बार नेक्स्ट। ओके, ठीक है, सही है सर, यही है, सही है, सब में यही है। क्या कर दिया तुमने? ये क्या है, बैकग्राउंड चेंज कर दो। चलो छोड़ो, रहने दो, चलो लिखो। राइट डाउन, ट्रांसपोर्ट ऑफ मिनरल न्यूट्रिएंट, ट्रांसपोर्ट ऑफ मिनरल न्यूट्रिएंट विद इन द प्लांट बॉडी, हमें उसी का पार्ट ही है तो लिख चुका हूं पहले हेडिंग, ट्रांसपोर्ट ऑफ मिनरल न्यूट्रिएंट takes place via xylem, takes place via xylem along with transpirational stream, along with transpirational stream, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, मेजर सिंक ऑफ दीज मिनरल न्यूट्रिएंट, मेजर सिंक, SINK, major sink of these mineral nutrient is root and shoot apical meristem, developing plant parts like leaf, flower, fruit, etc. ठीक, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, these mineral nutrients
Thank you. These mineral nutrients are released at fine vein endings, From there, they are absorbed actively or passively. From there, they are absorbed actively or passively. क्या doubt है? पिछला पॉइंट तो यार मुझे याद नहीं रहता यार, महक मुझे याद नहीं रहता. चलो मैं ध्यान रखूंगा आगे से. देख नहीं रहा ना उधर. ओके, लिख लिया. नाउ नेक्स्ट पॉइंट लिखिए. At the time of senescence, those nutrients which can be remobilized, ऑटम में भी 3 होता है सर. हाँ, ऑटम कलरेशन भी वही है. आप कोई भी देखना, कोई भी प्लांट पार्ट अगर प्लांट से सेपरेट होने वाला है उसका कलर चेंज होगा ही होगा. और उसका सिंपल सा रीजन है कि उसमें जो मॉलिक्यूल्स रहते हैं वो ब्रेक करना स्टार्ट करते हैं ताकि प्लांट अपना लॉस मिनिमाइज करना चाहता है. हाँ, अब लाइट येलो ग्रीन छोड़ो, उसका नहीं, वो कलर अलग अलग है, उसके कलर के फाइट नहीं करना. डिपेंड करता है कि जैसे ऑटम कलरेशन इज बेसिकली बिकॉज ऑफ एंथोसाइनिन, ठीक है, वो प्रोमिनेंट कलरेशन आ जाता है, वो अलग चीज है. तो वो कलर येलो भी हो सकता है, वो रेडिश भी हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है. ठीक है, वो डिपेंड करता है, वो ऐसा कुछ नहीं है कि एक फिक्स कलरेशन आएगा. हाँ, क्या बोल रहा था मैं? Remobilized like Mg, Mn, Fe, K, P एक्सेट्रा. फिर से बोल रहा हूँ, यहाँ पे सल्फर भी लिखा हुआ है एनसीईआरटी में, बट वो गलत है. हाँ, नाइट्रोजन भी रिमूवलाइज होता है. ठीक है. Those elements which can be remobilized are removed from plant part undergoing senescence and this remobilization takes place via phloem. बताया हुआ यार ट्रांसपोर्ट विद स्टार्टिंग में कि मिनरल न्यूट्रिएंट का ओवरऑल ट्रांसपोर्ट विद इन द प्लांट बॉडी इज बायडायरेक्शनल. हाँ, ठीक है. टेक्स प्लेस वाया. नेक्स्ट पॉइंट लिखिए. एलिमेंट सच एज कैल्शियम, सल्फर are part of structural component As a result, they cannot be
they cannot be remobilized. As a result, they cannot be remobilized. ठीक है ना? जनरली ऐसा माना जाता है कि जाइलम जो है इट इज इन्वॉल्व इन ट्रांसपोर्ट ऑफ इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस एंड फ्लोएम इज इन्वॉल्व इन ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑर्गेनिक फूड, ऐसा मानते हैं हम लोग. बट दिस डिमार्केशन इज नॉट करेक्ट. ठीक है, व्हाई दिस डिमार्केशन इज नॉट करेक्ट? ठीक है, तो पहला रीजन ये है कि अगर मान लीजिए ये जाइलम है, इसके थ्रू कुछ सब्सटेंस फ्लो कर रहा है, आपने इसको यहां से कट किया, जो बाहर निकाला उसको हम लोग कहते हैं एक्सुडेट. ठीक है, आपने एक जाइलम से एक्सुडेट को कलेक्ट किया, आपने उसको एनालाइज किया, तो आपने क्या देखा? दिस जाइलम एक्सुडेट कंटेन्स सम ऑफ द ऑर्गेनिक फॉस्फोरस एंड सल्फर. ऑर्गेनिक सब्सटेंस है इसमें. ऑल द ऑर्गेनिक नाइट्रोजन इज ट्रांसपोर्टेड वाया जाइलम. प्लांट बॉडी में जितना भी ऑर्गेनिक नाइट्रोजन है इट इज ट्रांसपोर्टेड वाया जाइलम. देन प्लांट हार्मोन्स आर आल्सो ट्रांसपोर्टेड वाया जाइलम. Then there is exchange of material between xylem and phloem. There is exchange of material between xylem and phloem. It is established fact कि उन लोगों के बीच में आपस में there is exchange of material. ठीक है, and also we have observed that there is at the time of remobilization inorganic nutrient moves through phloem, and that's why we say xylem and phloem transport together referred as translocation. पहले क्या था? सिर्फ phloem transport को translocation बोलते थे, वो करेक्ट नहीं है. समझ में आया क्यों करेक्ट नहीं है? क्लियर है सबको? हाँ भाई, इधर क्लियर है सबको? भाग गए? कोई है भी? समझ में आया? चलिए लिखिए, नहीं समझ में आया दोबारा समझा देंगे, लिख लीजिए. डन? क्या हो गया? मेरे से पूछ लो, मेरे को ज्यादा आता है इससे. क्या बात कर रहे हो? बॉटनी में जनरली डाउट है क्या? मुझे ज्यादा था. जनरली it is believed that xylem is involved in generally it is believed that xylem is involved in transport of inorganic substance and phloem is involved in transport of organic substance. But this demarcation is not correct. This demarcation is not correct because first, analysis of xylem exudate shows that EXUDATE analysis of xylem exudate shows that some amount of organic phosphorus and sulfur is transported via xylem
phosphorus and sulfur is transported via xylem. All organic nitrogen is transported via xylem. नेक्स्ट लिखिए, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स पीजीआर और प्लांट हार्मोन्स are also transported via xylem. Is also transported via xylem. There is exchange of material. There is exchange of material between xylem and phloem. ठीक है, नेक्स्ट, at the time of remobilization, रूपनंदिनी मैंने ये कहा, there is exchange of material between xylem and phloem. There is exchange of material between xylem and phloem. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, at the time of remobilization of mineral nutrient, remobilization अभी तो बताया remobilization क्या होता है. At the time of remobilization of mineral nutrient, phloem is involved. At the time of remobilization of mineral nutrient, phloem is involved. That's why xylem and phloem transport together referred as translocation. Xylem and phloem transport together referred as translocation. ठीक है, चलिए नेक्स्ट हेडिंग लिखिए, फ्लोएम ट्रांसपोर्ट. फ्लोएम ट्रांसपोर्ट. ठीक है, जब हम फ्लोएम ट्रांसपोर्ट की बात करते हैं तो पहला क्वेश्चन था कि फ्लोएम के थ्रू ट्रांसपोर्ट क्या होता है. तो फ्लोएम के थ्रू जो ट्रांसपोर्ट होता है ऑर्गेनिक फूड होता है, दैट इज सुक्रोज. अगर आप फ्लोएम सैप को एनालाइज कीजिएगा तो यू विल ऑब्जर्व कि सुक्रोज इज देयर, देन यू विल ऑल्सो फाइंड अमीनो एसिड इज देयर, देन यू विल ऑल्सो फाइंड कि प्लांट हार्मोन्स आर ऑल्सो देयर इन फ्लोएम. ठीक है, तो ये जो फ्लोएम ट्रांसपोर्ट है इट इज बाय डायरेक्शनल और मल्टी डायरेक्शनल. Here source and sink relationship depends upon the prevailing environmental conditions. मतलब क्या हुआ, अभी आपके पेरेंट कमाते हैं, आप पे खर्च करते हैं, डाउन द लाइन वो बूढ़े होंगे, रिटायर कर जाएंगे, आप कमाओगे, आप उन पे खर्च करोगे. अभी वो सोर्स है, आप सिंक हो. इन कोर्स ऑफ टाइम यू पीपल विल बिकम, अगर उतने काबिल निकले तो बहुत लोग होते हैं बड़े होके भी सिंक ही रहते हैं. ठीक है, तो यू पीपल विल बिकम सोर्स एंड दे विल बिकम सिंक. तो फ्लोएम में भी यही होता है कि लीफ में खाना बनता है, डिफरेंट पार्ट्स में जाता है इंक्लूडिंग स्टोरेज ऑर्गन. ठीक है, जब कंडीशन फेवरेबल है. एंड व्हेन कंडीशन बिकम्स अनफेवरेबल, व्हाट विल हैपन, फ्रॉम दोज स्टोरेज ऑर्गन दिस फूड विल बी ट्रांसफर्ड डिफरेंट प्लांट पार्ट्स इंक्लूडिंग डेवलपिंग लीफ. तो सोर्स सिंक रिलेशनशिप क्या होगा, रिवर्स हो गया. ओके, थर्ड ऑन वाया फ्लोएम कोई बात नहीं, दोबारा लिखवा रहा हूं.
देखो मैं लाइन बोल के भूल जाता हूँ, तो मुझे याद नहीं रहता मैंने पहले क्या पढ़ा है। ठीक है, मुझे एकदम याद नहीं रहता, तो लिख लीजिए, कोई बात नहीं, मुझे पता कहाँ लिखा है, स्टार्टिंग में लिखा है। ओके, रेड ऑन। वाया फ्लोएम, sugar in form of sucrose, amino acid and plant hormones are transported. Sugar in form of sucrose, plant hormone and amino acid is transported. Next पढ़ लीजिए। Phloem transport is bidirectional or multidirectional. Phloem transport is bidirectional or multidirectional. Bidirectional or multidirectional. Here source and sink relationship bidirectional or multi-directional. Here source and sink relationship depends upon prevailing environmental condition. Source and sink relationship depends upon prevailing environmental condition. When conditions are favorable, food is transported from leaf to different plant parts, including storage organ, and when condition becomes unfavorable, from storage organ to different plant parts, when condition becomes unfavorable, from storage organ to different plant parts, including developing leaf, ठीक है। ये जो फ्लोएम ट्रांसपोर्ट है, इट इज एक्सप्लेन्ड बाय हाइपोथेसिस नोन एज मंच हाइपोथेसिस और बल्क फ्लो हाइपोथेसिस और मास फ्लो हाइपोथेसिस। ठीक है, समझ लेना, अगर समझ में आ गया तो कुछ नहीं है, मैं लिखवा दूंगा बाद में, पहले तो समझ लेना। तो इसको जो एक्सप्लेन करता है ना, दैट इज मास फ्लो hypothesis, which is also referred as Munch hypothesis, जिसने ये दिया था। ठीक है, मंच हाइपोथेसिस। अब देखो क्या है, समझ लो इसको। मान लीजिए कि एक हमारा ये जाइलम है, ठीक है,
और एक हमारा फ्लोएम है, सीव ट्यूब है, तो हम इसको फ्लोएम ही लिखते रहे। ओके, हमें पता है कि फोटोसिंथेसिस इज कैरिड आउट बाय लीफ, ठीक है। तो मान लीजिए ये हमारा एक लीफ है, ठीक है। यहां पे क्या हुआ, फोटोसिंथेसिस। तो जब फोटोसिंथेसिस होता है ना, तो जो बनता है दैट इज ग्लूकोज, ठीक है। बट ग्लूकोज इज नेवर ट्रांसपोर्टेड, व्हाई? इट इज हाईली रिड्यूसिंग एंड रिएक्टिव, ठीक है। सो ग्लूकोज इज नेवर ट्रांसपोर्टेड बिकॉज इट इज रिड्यूसिंग एंड रिएक्टिव, ठीक है। अब क्या होगा, तो सबसे पहले ये जो ग्लूकोज है, दिस ग्लूकोज गेट्स कन्वर्टेड इनटू नॉन रिड्यूसिंग डाइसैकेराइड, दैट इज चैली। तो हमारे पास सुक्रोज बन गया, ठीक है। इधर है काम खत्म। अब देखो, हमें पता है कि इस फ्लोएम के साथ एक सेल एसोसिएटेड होता है सीव ट्यूब के साथ, एंड दैट सेल इज रिफर्ड एज, दिस इज योर कंपेनियन सेल, ठीक है। और हम मान लेते हैं कहीं पे कोई स्टोरेज ऑर्गन है, तो एक स्टोरेज ऑर्गन भी साथ के साथ बना लेते हैं। तो ये मान लेते हैं ये स्टोरेज ऑर्गन है। किसी ने छेड़छाड़ किया, टिप मोटा हो गया, पहले पतला था। इसका ये राइटिंग का कैसे होता है? दूसरे वाला ट्राई कर लो। पेन से क्या करूं? ये साइज कम कर दो। इसको इधर पुल कर दूं? यस सर, बंद करो। तो बहुत पतला हो जाएगा। नहीं कोई नहीं सर, अच्छा लगेगा। ठीक है, एक से ट्राई कर लो। ओके, ट्राई कर लो। ठीक है, ये सही है। ठीक है। अब देखो, अब क्या है कि ये जो सुक्रोज हमारा बना, ठीक है, नाउ दिस सुक्रोज इज ट्रांसफर टू दिस कंपेनियन सेल, ठीक है। तो ये सुक्रोज हमारा यहां पहुंच गया, ठीक है। दिख रहा है ऑनलाइन वालों को भाई? ऐसे ही, ओके ना। तो सुक्रोज यहां पहुंच गया पैसिवली, ठीक है। हमें पता है कि बिटवीन कंपेनियन सेल एंड, हेलो गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर मैं नितिका बोल रही हूँ ड्रॉपर बैच से। हाँ बेटा, मैं क्लास ले रहा हूँ, 7:30 के बाद कॉल करना बेटा। हाँ ओके सर। ओके, तो अब क्या है कि इनके बीच में वी हैव, बहुत बड़ा ही हो गया ना, कोई बात नहीं, ओके। इनके बीच में वी हैव प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शन, ठीक है। अब क्या है कि फ्लोएम में तो ऑलरेडी शुगर फ्लो कर रहा है, अब इस सुक्रोज को इधर मूव कराना है। सो दिस मूवमेंट इज अगेंस्ट द, ठीक है। सो सुक्रोज फ्रॉम दिस कंपेनियन सेल विल बी ट्रांसफर्ड टू दिस फ्लोएम सीव ट्यूब एक्टिवली। सो अगर एक्टिव ट्रांसपोर्ट होगा तो देयर विल बी यूटिलाइजेशन ऑफ ATP, and as a result ADP and PI will be produced. PI is inorganic phosphate, and this process is referred as phloem loading. We call it phloem loading. अब क्या हुआ, सुक्रोज जब फ्लोएम के अंदर यहां पे आया तो यहां पे सॉल्यूट कंसंट्रेशन बढ़ा कि घटा? बढ़ गया। अगर सॉल्यूट कंसंट्रेशन यहां पे बढ़ गया तो
तो यहाँ पे वाटर पोटेंशियल घटा कि बढ़ा? घट गया. So at this point what you will observe, water potential will decrease. Okay, as a result what will happen, from the adjacent xylem vessel water will move inside this phloem. ठीक है. अब जब पानी यहां पे आएगा तो प्रेशर घटेगा बढ़ेगा? बढ़ेगा. So that means this area will become area of high osmotic pressure. ठीक है. And with respect to that, this area will become area of low osmotic pressure. That means there is development of pressure gradient within this sieve tube. And this development of pressure gradient within the sieve tube. क्या किसी का मैसेज है? अच्छा. ओके. नहीं, अभी तो 14 तारीख पास में है ना. So this development of pressure gradient within the sieve tube is responsible for mass flow of nutrient or organic food within the phloem. ठीक है. अब क्या है कि यहां पे आ गया. अब यहां पे अगेन देयर इज अ प्लाज्मोडेस्मोटिक कनेक्शन. तो स्टोरेज ऑर्गन में ऑलरेडी पहले से कुछ सुक्रोज होगा. अगेन दिस अनलोडिंग इज एन एक्टिव प्रोसेस. तो सुक्रोज यहां पे आया and this is against the concentration gradient, so again ATP will be used. ठीक है. And this process is referred as phloem unloading. ठीक है. अब जैसे यहां से आपने सुक्रोज को रिमूव किया तो सॉल्यूट कंसेंट्रेट बढ़ा ही घटा? तो वाटर पोटेंशियल क्या होगा? वेरी गुड. तो वाटर पोटेंशियल विल इंक्रीज एट दिस पॉइंट. And as a result, water will return to the xylem vessel. ठीक है. अगर आपको याद होगा तो मैंने जब एनाटॉमी आपको पढ़ाया था तो उसमें बताया था कि कंपेनियन सेल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर टू फंक्शन, दैट इज न्यूक्लियस. कंपेनियन सेल कंट्रोल्स द फंक्शनिंग ऑफ सिव ट्यूब एंड सेकंड इट हेल्प्स इन डेवलपमेंट ऑफ प्रेशर ग्रेडियंट. दिस इज हाउ प्रेशर ग्रेडियंट डेवलप्स. समझ में आया फ्लोएम ट्रांसपोर्ट? एक क्विक समरी सुन लो. इधर डायग्राम देखना, मेरी तरफ मत देखना, डायग्राम देखना. फोटोसिंथेसिस हुआ, ग्लूकोज बना, नहीं ट्रांसपोर्ट होगा, रिड्यूसिंग रिएक्टिव है. ठीक है. सबसे पहले ये सुक्रोज में कन्वर्ट हो गया विच इज नॉन रिड्यूसिंग डाइसैकेराइड. अब क्या है, इस सुक्रोज को हमें पहुंचाना कंपेनियन सेल में. कंपेनियन सेल में पहुंच गया सुक्रोज. अब इस कंपेनियन सेल से ये सीव ट्यूब में जाएगा. दिस मूवमेंट इज अगेंस्ट द ग्रेडियंट, सो एनर्जी इज रिक्वायर्ड, एटीपी इज यूज्ड एंड दिस इज रिफर्ड एज फ्लोएम लोडिंग. एज सुक्रोज एंटर्स इनसाइड द सीव ट्यूब व्हाट विल हैपन? उधर देख बेटा, मेरी तरफ नहीं. ओके. क्या होगा? Water potential will decrease. Okay. As a result, water from the surrounding xylem vessel will enter inside the phloem. So that will result in development of area of high osmotic pressure. So there is development of pressure gradient in sieve tube, and this pressure gradient is responsible for mass flow within the phloem. ठीक है. Now from source, this food will be transferred to sink. Again, phloem unloading will take place. It is also an active process. As phloem is removed from the sieve tube, water potential will increase, so water will return to the xylem vessel, and this is how phloem transport takes place. NCERT में भी एक डायग्राम दिया, वो मेरे को समझ में नहीं आता. समझ में आया सबको? पक्का? तो पहले छाप लो. हाँ? क्या बेटा? क्योंकि बस यहाँ पे जो स्टोरेज ऑर्गन है वो तो शुगर स्टोर करेगा ना. तो देखो स्टैंडर्ड बुक प्रोसेस आर पैसिव, लेकिन एनसीईआरटी एक्टिव लिखता है. क्वेश्चन ही पूछ चुका है. जैसे आप जैसे हाँ एनसीईआरटी एक्टिव बोलता है. जैसे जितने भी स्टैंडर्ड बुक है, हॉपकिंस हो गया, ताइजन-जीगर हो गया, उनके हिसाब से ये पैसिव प्रोसेस है. ठीक है. बट भैया क्वेश्चन आता है तो मैं आपको गलत पढ़ाता हूँ, मुझे पता है, लेकिन मेरे हाथ बंधे हुए ना. और भी जगह जहाँ मैं गलत पढ़ा रहा हूँ मुझे पता है, लेकिन मैं बोलता नहीं कि मैं गलत पढ़ा रहा हूँ. ठीक है. जब सेलेक्ट हो जाएगा उसके बाद मेरे पास आ जाना. हाँ. कैसे पहुंचा? पैसिवली पहुंच जाएगा. दोनों यार अगल बगल में ही है, लोड हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है. इसको बना लो इसको. हाँ भाई जनता इधर समझ में आया सबको? हो गया सबका? नहीं 1 मिनट नहीं हुआ अभी. 1 मिनट बना लो कोई बात नहीं. मेन चीजें समझ में आया ना सबको? सब समझ
क्लियर है सबको? सुक्रोज यहाँ से कंपेनियन सेल पे जा रहे हैं, इट इज नोन एज अभी सब लिखवा दूंगा मैं, चिंता मत कर। हाँ, फिर इसके नोट सिर्फ यही समझ सकते हैं। बढ़िया। मैडम, एज ए रिजल्ट ऑफ फोटोस बना लिया सब इधर वाले भाई लोगों ने? हाँ, रेज्ड हैंड, सबने बना लिया? हाँ, बल्क फ्लो ही है ये, मास फ्लो बल्क। ओके, मैडम, photosynthesis results in production of glucose, which cannot be transferred, results in production of glucose which cannot be transferred or which cannot be transported, not transferred, which cannot be transported because it is reducing and reactive, because it is reducing and reactive. First it is converted into non-reducing disaccharide sucrose. First it is converted into non-reducing disaccharide sucrose, which is then transported to companion cell, ठीक है? नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। फ्रॉम कंपेनियन सेल, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। फ्रॉम कंपेनियन सेल सुक्रोज इज एक्टिवली लोडेड टू, एक्टिवली का मतलब हो गया एनर्जी यूज हो गया, एक्टिव वर्ड जब भी यूज हुआ मतलब एटीपी यूज हो रहा है, एक्टिवली लोडेड टू sieve tube, and this is known as phloem loading. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। as phloem enters inside the, as sucrose enters inside the, phloem, water potential decreases, so water from surrounding xylem enters inside the phloem, water from surrounding xylem enters inside the phloem, which results in development of
which results in development of area of high osmotic pressure, area of high osmotic pressure, high osmotic pressure. Next point लिखिए. There is development of pressure gradient. There is development of pressure gradient within the phloem sieve tube. There is development of pressure gradient within the phloem sieve tube. There is development of pressure gradient within the phloem sieve tube, which is responsible for mass flow or bulk flow. मास फ्लो और बल्क फ्लो. मास फ्लो बल्क फ्लो को ऐसा समझो कि नदी में बाढ़ आई, ठीक है, वो मास फ्लो है, तो वहां पे कुछ भी जो रहेगा सब साथ में बहता जाएगा, ठीक है. तो वही चीज यहाँ पे प्रेशर ग्रेडियंट डेवलप हुआ और अपने साथ ये सब कुछ को बहा के ले गया, ठीक है ना. नेक्स्ट पॉइंट लिखिए. एट सिंक लाइक स्टोरेज ऑर्गन, at sink like storage organ. Storage organ is also sink. Yes, sir. Okay, at sink like storage organ, active unloading of phloem takes place. Active unloading of phloem takes place. अरे फ्लोएम में ही तो, फ्लोएम से ही हो रहा ना. अच्छा, एक्टिव अनलोडिंग ऑफ सुक्रोज टेक्स प्लेस. अरे फ्लोएम का ही कंटेंट तो है वो. एक्टिव अनलोडिंग ऑफ सुक्रोज टेक्स प्लेस. As a result, water potential increases. As a result, water potential increases and water from phloem returns to xylem vessel. As a result, water from phloem returns to xylem vessel. क्लियर है? लिख लिया? अच्छा, अब एक चीज और समझो. ये तो मैंने एक सीव ट्यूब बनाया ना. अगर आपको याद होगा तो मैंने एनाटॉमी में आपको बताया था कि वी हैव सीव पोर और सीव एरिया या सीव प्लेट, ऐसा बताया था. तो इसके ऊपर भी सीव ट्यूब होगा, इसके नीचे भी हो सकता है. तो इनके बीच में कॉन्टिन्यूटी कैसे मेंटेन होगा? जैसे मान लो, तो समझो, देखो, जैसे एक ये मान लो सीव ट्यूब है, ये दूसरा सीव ट्यूब है, ये तीसरा सीव ट्यूब है, ऐसे करें चौथा सीव ट्यूब, इस तरीके से कॉन्टिन्यूटी में. तो इनके बीच में कॉन्टिन्यूटी कैसे मेंटेन होगा? क्या होता है कि जो साइटोप्लाज्म है, ठीक है, वो एक्सटेंड करता है, ठीक है, ऐसे करके, ठीक है. एंड दीज आर रिफर्ड एज साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड्स. ठीक है, हाँ, फिर से बता रहा हूं, मुझे पता है, ठीक है. तो ये साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड्स हैं दैट हेल्प्स इन मेंटेनिंग कॉन्टिन्यूटी बिटवीन एडजेसेंट सीव ट्यूब. ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए. साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड्स आर responsible for maintaining continuity between
adjacent sieve tube, ठीक है, साफ ही नहीं होगा। अगले पेज पे इस पे लिख सकते हो, इस पे लिख सकते हो सर आप, adjacent sieve tube, पेन से लिख सकते हो, लिख के तो देखो सर। ओके, देख लिया ना। अब ये हमें कैसे पता चलेगा कि हाउ वी विल एबल टू नो दैट, क्या हो गया, मैंने कहा मानस, continuity between adjacent sieve tube, continuity between adjacent sieve tube is maintained with the help of, is maintained with the help of cytoplasmic strands, is maintained with the help of cytoplasmic strands, ठीक है ना। अब हमें कैसे पता चलेगा कि जो ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड मटेरियल है इट इज वाया फ्लोएम। तो बहुत सारे मेथड है, आपको एक ही मेथड पढ़ना है, एंड दैट मेथड इज रिफर्ड एज, कि जो फूड ट्रांसपोर्ट हो रहा है इट इज वाया फ्लोएम, फ्लोएम इज इन्वॉल्व इन ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड मटेरियल। पता नहीं है कैसे पता कैसे लगा, बहुत सारा तरीका आपको एक पढ़ना है, एंड दैट इज गर्डलिंग एक्सपेरिमेंट, ठीक है। इसे क्वेश्चन भी आया हुआ और बहुत अच्छा क्वेश्चन आया था, अभी बताऊंगा क्या क्वेश्चन आया था। ये जैसे मान लीजिए ट्री ट्रंक है, ठीक है, हम क्या करते हैं, वी रिमूव रिंग बार्क, bark is everything exterior to vascular cambium, that includes secondary phloem and peridome, that is phloem, phloderm and phloem, ठीक है। तो हमने क्या किया, इस ट्री ट्रंक से रिंग बार्क को रिमूव कर दिया, ठीक है। तो हमारे सेकेंडरी फ्लोएम हमारा क्या हो गया, रिमूव हो गया। एज ए रिजल्ट ऑफ रिमूवल ऑफ सेकेंडरी फ्लोएम व्हाट विल हैपन, डाउनवर्ड ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड मटेरियल विल स्टॉप। यार फ्लोएम नहीं है तो कैसे ट्रांसपोर्ट करा दोगे, समझ में आई है। मैंने क्या कहा कि हमने एक ट्री ट्रंक लिया और उसके रिंग बार्क को रिमूव कर दिया, दैट मींस एवरीथिंग एक्सटीरियर टू वास्कुलर कैम्बियम, दैट आल्सो इंक्लूड सेकेंडरी फ्लोएम, ठीक है। तो रिजल्टेंट क्या होगा, डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ फूड मटेरियल विल स्टॉप। तो यहां तक तो खाना आएगा, इसके आगे नहीं जाएगा। अब क्या है, आप देखोगे इन कोर्स ऑफ टाइम देयर इज डेवलपमेंट ऑफ स्वेलिंग जस्ट अबव द पॉइंट ऑफ रिमूव, सर ये क्या हो गया, okay, so there will be development of swelling just above the point of removal due to the accumulation of food material, and this signifies that transport of food material takes place via phloem, and this experiment is referred as girdling experiment. समझ में आया भाई लोग? नहीं नहीं, इधर इधर है, किसी से भी निकले उसको एक्सुडेट कहते हैं। तुम्हारा उंगली काट दूंगा, खून निकलेगा, वो भी एक्सुडेट है, ठीक है। नहीं नहीं, एक्सुडेशन मींस किसी से ऊज आउट हो रहा जो सब्सटेंस, दैट इज एक्सुडेशन। राइट डाउन, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड मटेरियल टेक्स प्लेस वाया फ्लोएम, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड मटेरियल takes place via phloem, क्या कैलोस प्लग तो अलग चीज है यार, वो तो ब्लॉक करता है, इंजरी होता तब ब्लॉक करता, पी प्रोटीन्स जो होते हैं, वो तो एनाटॉमी बता दिया होगा, आपने बताया था उसके पी प्रोटीन होता है, वो तो ब्लॉक करने के लिए होता है, कभी इंजरी हो गया तो। ओके, राइट। Transport of food material takes place via phloem, can be established by girdling experiment, can be established by girdling experiment. In this,
ring bark in this ring bark is removed from tree trunk. Ring bark is removed from tree trunk. In bracket write down everything exterior to vascular cambium. Everything exterior to vascular cambium. ठीक है, ब्रैकेट क्लोज. रिंग बार्क इज रिमूव्ड. From the tree trunk. क्या लिखा लास्ट में? क्या Everything is नहीं, तो ब्रैकेट मुझसे पहले क्या लिखा? This ring bark is removed from tree trunk. Tree trunk. As a result, downward movement of food material stops. As a result, downward movement of food material stops. So there is development of swelling. So there is development of swelling just above the point of removal. Just above the point of removal. Due to accumulation of food material. Due to accumulation of food material. ठीक है, और भी बहुत सारे तरीके हैं करने के, लेकिन आपको सिर्फ यही पढ़ना. जैसे एक तरीका बताता हूँ कि आपने क्या किया, रेडियो एक्टिव कार्बन फीड किया प्लांट को एक कंट्रोल मीडियम में. हाँ सर, हेलो, 7:30 कॉल करता हूँ, क्लास ले रहा हूँ. ठीक है, 7:30 कॉल करता हूँ. ठीक है, ओके. नाउ आपने रेडियो एक्टिव कार्बन इज द एज ओनली सोर्स ऑफ कार्बन फीड करना शुरू किया प्लांट को, और उस रेडियो एक्टिव सब्सटेंस का आपने पाथ को ट्रेस किया, तो आपको पता चल जाएगा कि फ्लोएम के थ्रू मूव कर रहा है. एक तरीका ये. एक तरीका और है, जैसे इंसेक्ट्स, जैसे एफिड्स होते हैं, इंसेक्ट एफिड्स व्हाटएवर यू वांट, APHIDS एफिड्स. उनके पास क्या होता है ना, स्टाइलस होता है. मतलब जैसे स्ट्रॉ हम लोग कोल्ड ड्रिंक्स के लिए पीते हैं ना, तो उनका नेचुरल स्ट्रॉ होता है. वो क्या करते हैं, जो स्मॉल हर्बेसियस प्लांट होते हैं उसके स्टेम को पियर्स करते हैं. ठीक है, उसके स्टेम के अंदर अपना स्टाइलस इंसर्ट करेंगे और उसको वहां तक पहुंचाएंगे जहां तक फ्लोएम है, ताकि वहां से वो सैप को सक कर सके. ठीक है, फ्लोएम सैप को. तो होता क्या है, जैसे जैसे एफाइड्स इस पे बैठा सक करने के लिए, हम क्या करते हैं, CO2 का स्प्रे कर देते हैं, वो बेहोश हो जाता है. ठीक है, उसके बाद हम एक हाँ नशे में आ जाता है वो, उसको अनकॉन्शियस कर देते हैं. हाँ, सॉर्ट ऑफ. ठीक है, अब अनकॉन्शियस हो गया तो हम क्या करते हैं, एक ब्लेड लेते हैं और उस स्टाइलस से उसके बॉडी को अलग कर देते हैं काट के. तो स्टाइलस उसमें इंसर्टेड है और हमें पता है कि वो फ्लोएम सैप को ही सक करता है. अब उससे जो एक पाइप बन गया, अब उससे जो एक्सुडेट निकलता है हम उसको एनालाइज करते हैं, तो हमें पता चल जाता है कि जो सक कर रहा था वो शुगर था, वो फ्लोएम के थ्रू मूव कर रहा था. और भी बहुत तरीके हैं, बट मेन तरीका यही आपको जो पढ़ना है. इसमें एक क्वेश्चन आया था, आई थिंक 3 साल 4 साल पहले जब भी आया हो, कि विच पार्ट ऑफ द प्लांट will die first in a girdle plant. अगर किसी प्लांट को आपने girdle कर दिया है, which part of the plant will die first? रूट और सूट. मैं 4 ऑप्शन नहीं दे रहा, रूट और सूट. It will be shoot. Why? It will be shoot. क्यों? क्योंकि जो वाटर ट्रांसपोर्ट इज अ फिजिकल प्रोसेस. जैसे रूट को खाना मिलना बंद हो जाएगा, ठीक है, रूट अपना एक्टिविटी डिक्रीज कर देगा, क्योंकि उसे सर्वाइव करना है. वो ऊपर वाले को पानी देना बंद कर देगा. तो above ground part will die. ठीक है, एंड देन होल प्लांट विल डाई. अल्टीमेटली होल प्लांट विल डाई, लेकिन पहले जो मरेगा वो सूट मरेगा. हाँ बोलो. अच्छा, राइट डाउन. In a girdle plant, first
above ground part of plant will die. above ground sir. Above ground part will lie. जो जमीन के ऊपर है भैया. नहीं जरा वो पूछ रहा था. हाँ, above ground part of plant will die first.